बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, हम बात करेंगे आज कराची के हवाले से। इस हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया। साथ ही साथ ग्रीन बस के हवाले से जो बसें आनी थी, जो पिछले 4 साल से आ रही थी, न जाने कौन सी दुनिया से आ रही थी, तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वो भी पहुंच गई। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनका भी इफ्तिताह किया है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या ये इसको आगाज समझा जाए कि हम जो है वो एक नए ट्रैक की तरफ चल चुके हैं। कराची की जो है वो मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। कराची के आइंदा जो दिनों में मजीद जो मसाइल हैं, जिनमें पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, इसके अलावा सीवरेज का मसला है, इसके अलावा तालीम का, सेहत का, गर्ज हर चीज का मसले मसाइल का शहर है। हालांकि कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स जो है वो कराची में है। लेकिन इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो भी कराची कर रहा है। तो हमें अब ये लग रहा है कि कराची जो है वो बहरहाल एक अच्छे कराची की तरफ जा रहा है। और चूंकि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है वो अगर सेम पेज के ऊपर आ जाती है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा, तो बहुत ही ये खुशैन बात है। इसी हवाले से हम आज अपनी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हसान साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएसपी के, और इनसे हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, ये ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट का जो मसला था वो भी पिछले हफ्ते जो है वो साहब ने आके हल कर दिया है। और साथ साथ सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी काफी हद तक आपने देखा होगा इफ्तिताह हो गया है। तो क्या ख्याल है, आप इससे मुतमईन हैं, या कराची वाले आपके ख्याल में इससे मुतमईन हो जाएंगे, या मजीद उनकी कोई जरूरत है कराची वालों को? ये एक बड़ा अलमिया है कराची वालों के साथ कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए। और ये बेसिक नेसेसिटीज है जिनके लिए हम इस वक्त जो है वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। कराची जो है वो 70%, 67 to 70% रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देता है, और अबव 90% जो है सिंध हुकूमत को देता है, जिसकी बिना पर बड़ी मेहरबानी वफाकी हुकूमत ये करती है कि सिंध को एनएफसी अवार्ड में सबसे ज्यादा रकम दी जाती है, 800 से 850 अरब रुपए तकरीबन। इस साल भी जो है वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को एनएफसी के बंद में दिए। अब एनएफसी तो इशू हो जाता है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं देती कि जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कलेक्ट करके देता है उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके शहरियों के लिए कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि ये तमाम शहरी कभी शिकायत का मौका ना दे। छोटी मोटी चीजें तो सह लेंगे भाई, लेकिन जब जहां जहां पानी का मसला चल रहा हो, जहां ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा हो, जहां पर बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, जहां सड़कों का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, सीवरेज का पानी, कचरा, आप कौन सी ऐसी चीजें देखिए, कोई ऐसी बुनियादी चीज इस शहर में ठीक नहीं है जिसको ठीक हो जाना चाहिए था। अब तक पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आप अगर इसको कैलकुलेट करें कि ये जब से ये कायम हुई है 70 से और इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, 4 से 5 दफा फेडरल गवर्नमेंट इनके पास थी, 6 से 7 दफा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके पास थी। 2008 से आज 2021 में हम आ गए हैं, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। 10,242 अरब रुपए इस 13 साल में इन्होंने खर्च किए, और वो कागजों पे खर्च किए 10,242 अरब रुपए। मुझे ये बताए ना कि ये जिस अरसे की आप बात कर रहे हैं, इस अरसे में आप भी तो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं ना। बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आपने भी तो मतलब जो है ना शेयरिंग की है पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिल के। तो अभी आप अपने आप को कैसे इन सब चीजों से समझ सकते हैं? पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल भाई की क़यादत में 2016 में मारिज़ वजूद में आई है। अगर मुस्तफा कमाल भाई का दौर एमक्यूएम के साथ जो था वो 2005 से 2010 का दौर है, जब 2006 में उनको मेयर कराची का ओथ मिला था, तो 2006 से 2010 तक इस शहर ने जो तरक्की की वो सबके सामने है। एमक्यूएम के पास भी इस काम के अलावा कोई काम नहीं 35 साल दौर में कि वो दिखा सकें कि कराची की ट्रू जो असल हकीकी खिदमत है वो कभी भी नहीं की गई थी, सिवाय 2005 से 2010 के जो मुस्तफा कमाल का दौर था। मुस्तफा कमाल का पीरियड है, लेकिन पहली बात तो ये कि वो कारकुन इससे पहले से थे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, कराची जो है ना वो उस वक्त कराची की सड़कों के ऊपर झाड़ू लगा करता था जब दुबई जो है वो रेगिस्तान होता था,
ठीक है। तो ये कराची में ट्रायल चला करती थी। कराची ने वो वक्त देखा है कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में से था। तो उनमें मुस्तफा कमाल साहब के वो 5 साल आप बेशक डाल दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो बहरहाल ये जो प्रॉब्लम्स पैदा करता है, तो ये तो बहुत पुराने हैं। Let's not forget about past. We are discussing now about future. कमाल के दौर में कराची जो है वो 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, 12। और आज जो है वो दुनिया के वर्स्ट तरीन सिटीज में, वर्स्ट लिविंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गया। वो एक मुस्तफा कमाल के जाने के बाद, मुस्तफा कमाल के दौर में 5 साल के दौर में ये 12 शहरों के अंदर टॉप लिस्टेड था कि जो बेस्ट लिविंग प्रोवाइड कर रहे थे, तेजी से तरक्की कर रहे थे। लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ? 2010 के बाद देखिए, ये मैं क्यों इस बात को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 2013 में पीपल्स पार्टी ने सिंध में एक लोकल गवर्नमेंट का एक्ट का निफाज किया, जिसको कहा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। 2010 तक जो कानून चल रहा था, वो कानून चल रहा था जिस सिस्टम के लिहाज से चल रहा था, उस सिस्टम के अंदर मेयर के पास इख्तियारात थे, उस सिस्टम के अंदर मेयर ये काम कर सकते थे। वो आप अगर 2001 के इलेक्शन 2002 के देखें, नेमतुल्लाह साहब ने जो थोड़ा बहुत काम किया, जो आज जमात इस्लामी ऐसा पोर्ट्रे कर रही होती, सारे शहर की डेवलपमेंट जो है नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुई थी। और में मुस्तफा कमाल जब इस शहर की निजामत छोड़ी थी तो 75 बसें इस शहर को देके गए थे, जो कि अल्ट्रा मॉडर्न बसेस थी। देखिए, वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जिस दौर में वो कंप्लीशन उसकी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। ये बात 3000 बसों से शुरू हुए थे नासिर हुसैन शाह साहब के, 3000 बसें आ रही है, फिर 1500 पे चली गई, 500 पे चली गई, अभी 30-40 बसों का ऐसा ढोल पीट दिया है वफाकी हुकूमत ने कि जैसे कराची के तमाम मसाइल ट्रांसपोर्ट पे थे। वजीर आजम साहब इससे पहले जब आए थे तो उनके सामने बुनियादी मसाइल कुछ और थे। भाई, इसका शहर का बुनियादी मसला इस शहर को गिनने का है। ये 3 करोड़ से ज्यादा नफूस का शहर है, जिसको 1 करोड़ 60 लाख के ऊपर ब्लॉक कर दिया गया कि 1 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। अब 1 करोड़ 60 लाख से एलोकेशन होती है पूरे बजट के अंदर, पूरे फंड्स के अंदर, चाहे वो वफाक का हो या सूबे का हो या एनएफसी के थ्रू पैसे आते हो। ये जब तक मुझे पूरा गिना नहीं जाएगा, इस शहर के लोगों को पूरा गिना नहीं जाएगा, इस शहर के हालात और इस शहर की तकदीर ठीक नहीं हो सकती। जब टैक्स कलेक्ट करते हैं आप उससे आप क्यों नहीं आप टैली कर सकते? आप नादरा के रिकॉर्ड से क्यों नहीं टैली कर सकते कि कराची के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं? चीफ जस्टिस, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट, वो ये कहते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा का शहर है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं 3.5 करोड़ का शहर है। नादरा 2013 में स्टैंडिंग कमेटी के सामने, जो 2013 में स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल असेंबली में, जिसको ताज हैदर साहब जो है वो हेड कर रहे थे, उसमें 2 करोड़ 13 लाख की आबादी। और कराची में जब सेंसस होता है 2017 में, तो उसके अंदर रिपोर्ट आती है कि साहब इस शहर की आबादी 1 करोड़ 62 लाख है। 1 करोड़ 62 लाख से मुझे राशन बंदी मिलेगी, 1 करोड़ 62 लाख का पानी मिलेगा, 1 करोड़ 62 लाख की नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ 62 लाख की दवाइयां मिलेंगी। मैं तो फंस गया इस शहर के हुकूक का असल जो मसला है वो है यहाँ का सेंसस। पूरे पाकिस्तान में आप देखिए कहीं कोई सेंसस पे उस तरह से डिस्प्यूट नहीं आया जितना बड़ा कराची के अंदर आया। एमक्यूएम की बात लें, उन्होंने 70 लाख लोगों की मिसिंग के ऊपर नारा लगाया, स्लोगन लगाया, पीछे बैनर लगाया और इलेक्शन लड़ा। 70 लाख लोगों का कि हम ये ढूंढ के लेके आएंगे। लेकिन जब वो असेंबली में पहुंच गए, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन गए, मिनिस्ट्रियां मिल गई, तो आपके बाहर निकलते हुए कहते हैं हमने एक डिसेंडिंग नोट लिख दिया। बस डिसेंडिंग नोट लिख देने से शहर को हुकूक नहीं मिल जाएंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने तो ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ये वफाकी हुकूमत का काम था। इमरान खान साहब ने वो वार किया है, इस हुकूमत ने वो कराची वालों की पीठ में छुरा घोंपा है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इस सेंसस को अप्रूव किया, इस सेंसस को अप्रूव करके इस शहर के साथ इन्होंने जो है वो दोगली पॉलिसी की। इस शहर ने इमरान खान को वोट दिया, इस शहर ने जो है वो सदर पाकिस्तान को वोट दिया। मैं आपकी बात समझ गया। लोग आपने दो पॉइंट उठाए, एक आबादी का मसला बहुत बड़ा मसला है और दूसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट का मसला है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना वो मतलब ये 2 बुनियादी मसाइल हैं, ये जब हल हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। सर पूरे पाकिस्तान में हल होंगे अकमल भाई। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम सूट ही नहीं करता ना पीटीआई को, ना पीपल्स पार्टी को, ना नून लीग को। आप ये देखिए कि पीटीआई जो है वो केपी में जब वो फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में थे और केपी में गवर्नमेंट चला रहे थे, उन्होंने बड़ा एक
बड़ा नारा लगाया कि देखिए केपी के अंदर हमने जबरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लिया और पूरे पाकिस्तान में जब हम वफाक में आएंगे तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन आते ही क्या काम किया उन्होंने, आते ही उन्होंने ये किया कि पूरे जो पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया। जिस 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना नहीं चाहते। 1.5 लाख काउंसलर्स को घर भेज दिया था इमरान खान साहब ने आते ही जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने। जो भैया वो अगर अपोजिशन के थे, नून लीग के थे, कुछ कारकर्दगी खराब होती लोग खुद उनको घर भेज देते, लेकिन आपने क्यों घर भेज दिया उनको? आप तो लोकल गवर्नमेंट के दाई थे, आपको तो सिस्टम लेके आना चाहिए था। लेकिन ये अब अगर नून लीग को कर ले, नून लीग के काउंसलर घर चले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब जलसों में और उनकी पूरी टीम ये कहती रही मुझे क्यों निकाला, ये नहीं कहा कि भाई ये काउंसलर्स को क्यों निकाला यार, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तो ये बैठे हुए। लेकिन काउंसलर के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। पूरा सिस्टम था जो लोगों के नीचे लेवल के ऊपर काम करता है। पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहती कि नीचे काम हो। पूरे कराची से कश्मीर तक और पूरे सिंध के अंदर देख लें तबाही और बर्बादी है वो इसीलिए है क्योंकि जितना भी सिस्टम था वो कैप्चर किया इन्होंने। वडेरे की सियासत करते हैं, सरमाएदार की सियासत करते हैं, जागीरदार की सियासत करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अगर गरीब का मसला हल होगा तो इनको जो सिस्टम है वो सूट नहीं करेगा, इसलिए कभी भी नहीं चाहेंगे। जितने भी अकरबा परवरी के काम है वो सब इसी हुकूमत के जरिए चलाए जाते हैं। चले, जितने भी अकरबा परवरी के काम है वो इसी हुकूमत के जरिए चलाए जाएंगे। बहुत एहसान साहब, नाज़रीन इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, साबिक ऑपोजिशन लीडर हैं। जी फिरदौस साहब क्या कहेंगे, ये ग्रीन बसें तो आ गई हैं, अब ये चलना कब शुरू होगी? बसें लैंड हो गई तो इसकी अभी आपके पास आई है 40 बसें, टोटल 84 बसें। इसका एक दूसरा हिस्सा जो है वो वो लोड हो गया था जिस दिन पहली बसेस आई थी, और एक्सपेक्टेड यह है कि अगले 3 दिन में वो बसें भी अनलोड हो जाएंगी जो कि 44 बाकी है। तो ये 84 बसों में इसकी आईटी प्रोग्रामिंग होनी है। कुछ सेफ्टी फीचर्स डाले गए हैं इसके अंदर कि ये जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर जो कंट्रोल रूम है उस पर हर बस की लोकेशन नजर आती है, उसका एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल हो सकता है, ड्राइवर से कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश करनी होती है और उसे फुल प्रूफ बताना है। इसी तरह टिकटिंग सिस्टम को भी चेक करना है। इसी तरीके से लास्ट मिनट के ऊपर क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हुआ, बहुत सारी लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, स्टेशंस को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि जब बसें आएंगी उसके बाद हम इसका फाइनल रिपेयर और फिनिश करके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, ये काम हो रहा है। एक्सपेक्टेड ये है कि ऑल दिस ट्रायल रन विल बी कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और नवंबर के पहले 10 दिन के अंदर कोई अच्छी तारीख चुन के प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा कराची आएंगे और उनके ही हाथ से इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा इस मंसूबे का और लोग इसमें सफर का आगाज शुरू कर देंगे। अच्छा, इससे कराची के लोगों की जो सफरी मुश्किलात है वो किस हद तक कम होंगी? क्योंकि जाहिर है कराची का अभी भी जो है ना ग्रीन बस का अगर आप रूट देखें तो वो जो रूट है वो कंप्लीट मेरे ख्याल में नहीं हुआ, टावर तक का रूट था इसका, तो वो भी बाकी है। और बसों के हवाले से भी आपने जैसे बताया कि बसें भी काफी बाकी हैं, और फिर ये कोई कराची का कोई 100% एरिया तो कवर नहीं कर रही ना, ये तो मेन एरिया से जा रही है। तो मतलब इससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या और इसको भी मुकम्मल होने में मजीद कितना अर्सा दरकार होगा फुल्ली फंक्शनल होने में? देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल प्लान। कराची का जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट प्लान है, कराची में इस वक्त रोजाना जो है इस 2 करोड़ की आबादी प्लस में 40 लाख जर्नीज इनिशिएट होती है। रफ एस्टिमेट है स्टडीज का। इससे कि जो स्टडी हुई थी वो एक्चुअली 2011 में हुई थी। ठीक है। अब ये जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ ये आबादी के साथ इंटरपोलेशन करके किए गए हैं, कोई फ्रेश स्टडी नहीं की गई है। तो 40 लाख जर्नीज, और यहाँ इस रूट के ऊपर ग्रीन लाइन इज ओनली एड्रेसिंग 10%। ठीक है। तकरीबन 3.5 से 4 लाख कम्यूटर्स जर्नीज जो है इस लाइन पे इनिशिएट होंगी, जिसके लिए ये 84 बसें काफी है। इसके साथ
और लाइन है जिसको जो कहलाती है ऑरेंज लाइन। सबकी तवज्जो ग्रीन लाइन पे तो रही है, ऑरेंज लाइन के ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं रही। वो सिर्फ 4 किलोमीटर की लाइन थी, उसी वक्त शुरू की गई थी जब ग्रीन लाइन शुरू हुई थी, और ये जो है वो औरंगी से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वहां से वो आके कनेक्ट होती है, कनेक्ट हो जाती है, वो आके कनेक्ट होती है ईदी इंटरचेंज पे। जी जी। बसें थी, उसकी जिम्मेदारी भी सूबा सिंध ने अब वफाक को दे दी है। उसके पैसे अलहदा से दिए, वो जून में दिए। वो 20 बसें जो हैं जो ऑरेंज कलर की होंगी, ये ग्रीन कलर की है, वो ऑरेंज कलर की है, वो 20 बसें भी जो है वो दिसंबर में आएंगी। लेकिन मुझे अभी भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में टाइम लगता है, लगेगा। अच्छा, अब आपका आया दूसरा सवाल कि कमर्शियल चौक जो कि साबरी निहारी से ज्यादा मशहूर है कराची वालों के समझने के लिए, बाकी तो नहीं, वहां तक इस बस को जाना था, टावर तक नहीं जाना था। इससे कि टावर तक क्यों नहीं, टावर तक इसलिए नहीं जा सकती कि बंदर रोड का साबरी निहारी के बाद विड्थ इतनी नहीं रहती कि उसके ऊपर ये बसें भी चले और गाड़ियां भी चले। तो इसको टर्मिनल जो है वो कमर्शियल चौक है, वहां से फीडर बसेस है जो टावर तक लेके जाएगी, जो छोटी बसें होंगी जिनमें एक वक्त में जो है 30 लोग बैठा करेंगे। ये जो बसें, ये 154 लोग इसमें एक वक्त में सफर करते हैं। तो वो फीडर सर्विस वहां से होगी। इस तरीके से टावर, किबाड़ी, आई चौधरीगढ़ रोड ये कवर होगी उससे। इसी तरह एम्प्रेस मार्केट वगैरह भी फीडर बस सर्विस से होगी। अब कुल कराची का जो प्लान था जायका के तहत, उसके अंदर जो बड़ी लाइनें हैं वो हैं रेड लाइन, जो कि शुरू होनी थी कहाँ से, शारे फैसल से, मलिर कॉलोनी का जो स्टॉप है मलिर हॉल्ट, वहां से शुरू होनी थी। और गेट नंबर 5 जो कैंटोनमेंट का है, वहां से यूनिवर्सिटी रोड पे सफूरा गोट से हसन स्क्वायर से गुरु बंदर से पुरानी नुमाइश, और पुरानी नुमाइश पे रेड लाइन खत्म हो जाती थी। ये सारी जितनी BRT मंसूबे, ये सब जो आते हैं वो पुरानी नुमाइश पे आके टर्मिनेट होते हैं। वो एक तरीके से विक्टोरिया स्टेशन बन जाएगा तमाम BRT सिस्टम के। इसके अलावा ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन कहाँ से शुरू होनी है, बैरिया टाउन या DHA फेज 9 से शुरू होनी है, और वहां गुरुबंदर तक जानी है। गुरुबंदर से आगे जो है वो फिर वो भी जाएगी पुरानी नुमाइश तक। ये है ब्लू लाइन। एक है अच्छा फिरोज साहब, ये सारे रंग हमने देख तो लिए। अब सवाल इसमें मेरा ये बनता है कि ये सब कुछ जो है वो हमारे इस दुनिया में रहते रहते ही हो जाएगा, या हमारी आने वाली नस्लें ही सिर्फ इसका फायदा उठाएंगी? मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट देखना, ग्रीन बस भी कोई 4 से 5 साल पहले का शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स आपने गिनवाए हैं तो वो कानों को खुश करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हकीकतन भी ये इनको अमली जामा पहुंचाया जा सकेगा कम से कम आपकी इन 2 सालों में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें से सिर्फ दो मंसूबे वफाक ने जिम्मेदारी ली है। एक कराची सर्कुलर रेलवे की जिम्मेदारी ली है, और एक ली थी ग्रीन लाइन की। बाकी के ऊपर जो काम कर रही है वो हुकूमत सिंध कर रही है। उसने एक मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई हुई है, और उसके ऊपर जो प्रोग्रेस हो रही है वो आप भी देख रहे। बजट में इस साल अनाउंस किया था कि रेड लाइन की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और उसके लिहाज से 3 साल रखा हुआ है। अभी तक ग्राउंड के ऊपर रेड लाइन नहीं शुरू हुई है। येलो लाइन की प्लानिंग की बात हुई थी, और अगले साल वो शेड्यूल्ड है टू स्टार्ट। ये भी सिंध गवर्नमेंट करना चाहती है। ये सारे मंसूबे जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रहे हैं। तो एक्चुअली बाकी मंसूबे जितने होंगे, एक दफा आप एक मंसूबे को कामयाब दिखा देते हैं, मॉडल कामयाब होता है, तो उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए वफाक ने क्या फार्मूला इख्तियार किया है? वफाक ने ये फार्मूला कि हर इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर का जो आता है वो आता है कि वो कमाए, लगाने के लिए कोई नहीं आता। और आपको पता है कि दुनिया भर में ये जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो जनरली सब्सिडाइज्ड होता है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि एक चीज क्रिएट की जिससे
कहते हैं वायबिलिटी गैप फंड, कि वायबिलिटी गैप फंड के जरिए प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट करके दे दे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे या इक्विटी दे दे इतनी, जिसको वो कहते कि इसके ऊपर रिटर्न हमें नहीं चाहिए, कि उसको पहला रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को मिल जाए। तो ये वायबिलिटी गैप फंड के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर ये सही बातों में किया जाए तो ये शहर के अंदर कितने मंसूबे एक साथ शुरू किए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस शहर के अंदर आपको बड़े पोर्शन में करना पड़ेगा और हर एक मंसूबा इसमें से जो है वो 3 साल लेगा। लेकिन कुछ जगहें आसान है, जैसे कोरंगी की सड़कें बड़ी चौड़ी है, जिस तरह ग्रीन लाइन के लिए नॉर्थ आजाबाद की सड़क बहुत चौड़ी थी, सुजानी से लेके नागद चौरंगी तक सड़क बहुत चौड़ी थी, उससे डिस्टर्बेंस कॉज नहीं की। इसी तरह कोरंगी की सड़कें भी बहुत चौड़ी है, उस पर नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप पर्पल लाइन की बात करें जो कि बल्दिया से चलती है, वो एयरफोर्स से राइट ऑफ वे लेती है, वो भी फ्री रोड है, तो वहां भी कोई यानी आपका कहने का मकसद ये है कि 2 से 3 साल में जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, अगर विल टू डू हो। ये मंसूबे प्लान कब हुए थे? 2010-11 में। हुए क्यों नहीं? इसलिए कि विल टू डू नहीं है। हुए क्यों नहीं? कि ब्लू लाइन, विल टू डू का क्या फार्मूला, जरा वो फार्मूला भी बता देना जी। मैं समझता हूँ विल टू डू के लिए मेरे लिहाज से जो फार्मूला है वो ये सिंपल है कि अगर शहर कराची को तरक्की करना है तो वफाक में, सूबे में और बल्दियाती निजाम में एक ही जमात की हुकूमत होनी चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिसाइज ये करूंगा, देखें अब आपके जैसे एमपीएज हैं, अली मादिल शेख साहब हो गए, ठीक है ना, या खुरम शेख रमान साहब हो गए, अब इनको भी मैंने अक्सर और बेशक देखा, ये लोग चले जाते हैं दूसरे पीपल्स पार्टी वालों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में और वहां पे जाके दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो जो सिंपल सी सोशल मीडिया में चीजों को वायरल करने की जो नॉर्मल सी टेक्निक्स होती है वो यूज हो रही है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, देखें एमएनएस को, एमपीएस को फंड्स तो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है ना, वो फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं? वो फंड्स तो नजर नहीं आ रहे। एक 1200 अरब रुपए का पैकेज है, उसमें ये 4 चीजें शामिल हैं, ग्रीन लाइन हो गई, K4 हो गया, सर्कुलर रेलवे हो गया। एमपीएस को कोई फंड नहीं मिलता, इसलिए कि एमपीएस का फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, एमपीएस को भी जो फंड मिल रहा है वो एक फंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, अचीवमेंट ऑफ एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर एनवायरनमेंट में है, जिसके अंदर नेबरहुड इंप्रूवमेंट भी है, ये सारी चीजें। उसके लिए पहले साल जो है वो 20-20 करोड़ रुपए हर महीने को दिए गए, दूसरे साल 30-30 करोड़ दिए गए, इस साल उम्मीद है 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगले 2 सालों के अंदर भी यही उम्मीद रखी जाती है कि मिनिमम 30-30 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हर महीने को 150 करोड़ रुपया मिल रहा है, जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कें, पाइपलाइन दुरुस्त करने, सीवरेज की लाइन, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन तमाम सड़कें जो 150 फुट चौड़ी थी उनको किया मैंने। 6 पार्क्स हुए मेरे उसके अंदर, एक हमारा स्टेडियम हुआ, एक वाटर सप्लाई की हुए, हमारे यहाँ 2-3 कच्ची आबादियां हैं, उसको हमने सब पे इंटरलॉकिंग पेविंग स्टोन लगा के पक्की गलियां कर दी, उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता था। हमने सीवरेज का निजाम डाला। आप जो है पहलवान गोड देख ले, हुसैन हजारा गोड देख ले, जिक्री गोड देख ले, इन जगहों पे इम्प्रूवमेंट वो आई है, उसकी तस्वीरें मौजूद है और वो फंड लग रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ अभी तक टोटल काम जो हम कर चुके हैं इस पर सर, पहलवान रोड से तो फॉर्चुनेटली मेरा डेली गुजर होता है उसका रोड। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, पहलवान रोड से जो रोड सफूरा तक जा रहा है, तो उस रोड की जो हालत है उसमें तो एक वो पुल बना हुआ है, रोड का जो नाला है ना वो टूट गया है। वो पिछले 2 साल से मैं जिस सड़क की बात कर रहा हूँ वो पहलवान रोड के अंदर की सड़क है। अच्छा, अंदर की। अच्छा। मेट्रो बिहाइंड मेट्रो जो 30 साल से बनी थी, जो कि एक सिर्फ 60 फुट चौड़ी सड़क है, जिसके नीचे पूरा सीवरेज का निजाम भी डाला गया। देखिए मेन यूनिवर्सिटी रोड को कोई शख्स नहीं छू रहा, इसलिए कि उस पर रेड लाइन आनी है। साहब मैं बात कर रहा हूँ हबीब यूनिवर्सिटी से लेकर जो रोड जो है वो चौकी तक जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रोड। जी, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो है अली जैदी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस साल वो सड़क बन रही है। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी साहब ने, एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। रेहान साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू। सर ये बताएं, ये वजीर आजम साहब ने जो है ना वो पिछले हफ्ते काफी ऐलानात किए, ग्रीन लाइन भी अल्लाह अल्लाह करके बसें भी उसकी आ गई हैं और दीगर सर्कुलर रेलवे के ऊपर भी उन्होंने जो है वो काफी हद तक काम का इफ्तिताह कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, ये कराची के शहरियों के लिए, मतलब मैंने अपने तकरीबन सारे पार्टिसिपेंट से ये क्वेश्चन किया है कि मतलब इज दिस सफिशिएंट कि बस एक सर्कुलर रेलवे बना दी है या क्या, तो इससे क्या किस हद तक प्रॉब्लम्स हल होंगे हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सिर्फ ये याद दिलाता चलूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट या पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था उसके कुछ नुकात थे। उन नुकात में ये था हमारा मुतालबा कि कराची पैकेज हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसमें हमारे जो लीगल दफातर हैं उनके खुलवाने का मामला हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के मामला हो, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन के मामला थे, हमारे कारकुनान के जो इश्यूज थे वो थे, और इस तरह के दीगर अमूर थे। और उसमें सर फहरिस्त जो था वो कराची की आवाम जो कि पिछले 13 सालों से मुस्तकिल अताब का शिकार है। और वो अताब का शिकार इस वजह से बिलखसूस कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए और उसकी मीटिंग कॉल करके उसको कराची को उसके दिए जाने वाले पैसे के तनासुब से पैसा वापस मिलना चाहिए, वो गालिबन 2007 से नहीं मिल रहा। बात यह है कि कराची को महरूम रखा गया, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जो रकम मिलनी चाहिए कराची को नहीं मिल रही। सितम बालाए सितम ये कि थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात हुए। देखिए, लेजिस्लेटर का काम नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज क्या बन गया है कि चीफ मिनिस्टर या एमएनए एमपीए बल्दियाती काम कराएगा, डेवलपमेंट का काम कराएगा। मेरी नजर में बल्दियाती काम लेजिस्लेटर के जरिए करवाना वो सियासी मरात है, सियासी रिश्वत है। ये काम तो थर्ड ईयर का है। अंग्रेज छोड़कर अपनी लानतों में एक लानत ये भी गया है कि जो कॉमनवेल्थ ममालिक हैं उनमें बहुत सारी लानतें हैं, हमारी गुलामी की तौक हैं। उन गुलामी की तौक में ये मजिस्ट्रियल निजाम भी तो है, कमिश्नरी निजाम भी तो है, ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस भी तो है, वरना पाकिस्तान अज खुद सियासी जद्दोजहद की तख्लीक है। पाकिस्तान में और सियासी लोगों को भी बाशऊर होना चाहिए था। बदकिस्मती से हमारे सियासी लोग भी उस तरह बाशऊर नहीं हुए। लियाकत अली खान साहब के बाद से लेकर अब तक आप देखें तो वो एक गैप नजर आता है, और जो उभर कर सामने भी आते हैं लोग वो भी दीगर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सारे जो आपने पॉइंट हाईलाइट किए ना, ये सब तो हमारी नॉलेज में है कि आबादी का मसला है, इसी तरीके से जो है वो आपको लोकल गवर्नमेंट का मसला है, इंतखाबात के हवाले से बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। कराची की नुमाइंदगी तो नहीं मिल रही, लेकिन ये नुमाइंदगी दिलानी किसने है? पीटीआई के एमएनएज हैं, वो भी आजकल आप देखें, एक आलमगीर खान साहब होते थे, वो भी मुझे कभी नजर नहीं आया। मैंने 12 उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि कराची के हवाले से कोई प्रोग्राम करूं उनके साथ, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया। अब ये हमारी बैड लक है। इसी तरीके से हलीम शेख साहब हैं, वो भी, उनको भी जो है ना वो बड़े चैनल्स या उस तरीके से मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरीके से वो पहले किया करते थे। तो अब ये कौन करेगा ये काम? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हु विल ओन कराची? चौधरी साहब, अगर आप सच पूछें तो सच जरा तल्ख है। मेरी नजर में, मेरा अपना जाती नुक्ता नजर तो यह है कि रियासत इंटरफेरेंस करे, रियासत एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस करे, और ना सिर्फ कराची बल्कि निजाम हुकूमत, तर्ज हुक्मरानी को भी तब्दील करने की अब बात करे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है, तो रियासत की सपोर्ट से मुल्क सही सिमत पर गामजन हो सकता है। बसूरत दीगर तो यहाँ पर अफरा तफरी, नफसा नफसी और वो मारामूरी चली हुई है, जिसकी वजह से जो अभी हमें एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट का सामना है मौजूदा हालात में, जो तमाशे सियासी मंजरनामे पे नजर आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान मिन हैसुल कौम और मुल्क की हैसियत से मुतहम्मिल है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट का? तो मेरी नजर में तो यह है कि कम से कम रियासत को अब अपने पावर्स को सही सिमत में इस्तेमाल करने के लिए, सही सिमत में मुल्क को लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कब करेंगे आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपके कहने को मैं ये समझूं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। मैं तो ये कह रहा हूँ रियासत की जिम्मेदारी है।
तो रियासत वही होती है ना, या फेडरल गवर्नमेंट होती है, रियासत यही होती है, और रियासत नहीं, रियासत गवर्नमेंट जो है वो तो इलेक्टेड नुमाइंदों पे मुश्तमिल है, लेकिन जो सही मायने में रियासती इदारे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रियासती इदारों को अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपने अभी बलदियाती इंतखाबात का मुतालबा क्यों नहीं किया? आपके जो सेनेटर्स हैं या आपके जो नेशनल असेंबली में मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो ये क्यों मतलब इसका मुतालबा नहीं कर रहे? सेंसस के हवाले से भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ फोटो सेशन के लिए आमिर खान साहब, फैसल सब्जवारी साहब और खालिद भाई ये सारे सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? चौधरी साहब, 18वीं तरमीम के बाद ये डिस्क्रिप्शन है सूबाई हुकूमत का, और मैं आपके रिकॉर्ड में लेकर आना चाहूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़े अहकामात सादिर किए हैं। उसमें उज़र जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा रही है। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर उसकी रूह ये थी कि डेलीगेशन ऑफ पावर, निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली हो, मगर देखने में ये आ रहा है कि 18वीं तरमीम का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मामलात हो या डेलीगेशन ऑफ पावर हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मामलात हो, ये बदकिस्मती से नहीं हो रहा। और जहां तक आपकी बात है, मैंने कहा कि पीटीआई के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ था इस वजह से हुआ था, 1100 अरब का मुतालबा हुआ, हम नाराज हुए कि आप अभी तक दे रहे नहीं है। 3 साल हो गए हैं, हमारा गिला शिकवा ये फेडरल गवर्नमेंट से बहुत रहा, पीटीआई से अभी भी रहता है, सिर्फ इस बात पर के देखें अरबों रुपए कराची से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कराची को उसके तनासुब से अब सिंध गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मद में, जबकि फेडरल गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम एनएफसी पूरा देते हैं, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे रही तो आइन के अंदर ऐसा तदारुक या ऐसा प्रीएम्प्टिव मेजर या ऐसा कोहर्सिव मेजर्स नहीं है कि जिससे आर्टिकल, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 140A मौजूद है जो वाज़े तौर पे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रोविंसेस डेलीगेट नहीं कर रहे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स, तो आर्टिकल 140B होना चाहिए कि जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ कौन से तदारुक के एक्शंस होंगे। सर, आखिरी सवाल है आपसे, जाते जाते ये बता दें कि जी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या तैयारी है, और कराची के हवाले से जो आपकी क्या मतलब आगे की जो है वो तरजीहात है? देखिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात में से ये है कि जनाब कराची को सही गिना जाए, कराची के लोगों को सही गिन लिया जाए, ताकि मसाइल की तकसीम से लेकर तमाम मामलातों। दूसरा ये कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से गिनेंगे नहीं तो आप इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? इलेक्शंस अगर करवाने से पहले आपने डिलिमिटेशंस नहीं की तो आबादी के तनासुब से डिलिमिटेशंस होनी चाहिए, और इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात तातुल ज़दा नहीं होने चाहिए, फौरी तौर पर होना चाहिए, तसलसल बरकरार रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे शैला रज़ा साहिबा से। वेलकम टू द शो शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने का। पूछना आपसे ये था कि पिछले दिनों हमने पीएम साहब को और सीएम साहब को तकरीबन एक साथ बैठे हुए देखा, तो क्या हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कराची की डेवलपमेंट के हवाले से सेम पेज के ऊपर है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे मौका दिया कि मैं शिरकत करूं। देखिए, सिंध हुकूमत ने हमेशा से ये चाहा है कि हम अपने वफाक के साथ रहकर और काम करें। डेमोक्रेसी में ये होता है कि सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत हो सकती है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है उसका किरदार यही होता है कि अपने सूबों को साथ लेके चले। शायद इस दफ़ा एक प्रॉपर वे में बुलाया गया हो वज़ीर आला को, जो वो गए, वरना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के फॉलोअर्स हैं जिनको ये अफसोस रहता था कि नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब पहुंचने पर वज़ीर आज़म के साथ नहीं मिलते। तो हम ये नहीं चाहते कभी कि हम ये रिवायत कायम रखें, लेकिन हर सूबे के वज़ीर आला का एक प्रोटोकॉल होता है, डेकोरम होता है। अगर उसको नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सब आवाम के वोट से आए हैं, हर एक की इज्जत बराबर है। अब रही बात कि देखिए, ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके ये 6ठे वज़ीर आज़म है जिन्होंने इफ्तिताह किया, और हम अभी भी ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बाकायदा तौर पे प्लान नहीं किया है,
और कि ये किस तरह होगा, क्या होगा, लेकिन बहुत जल्दी थी उन्होंने ये कर दिया, वरना नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी अदम दिलचस्पी थी और वजीर आला सिंध जो थे वो गए थे चाइना और इसको सी पैक में शामिल कराया था। लेकिन वही बात है कि एक सूबा इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने देखा कि वो बात हो नहीं सकी। तो अब उन्होंने सिर्फ वजीर आला को बुलाया है सूबे में। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आइन ये कहता है कि आप सूबाई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं और उनसे ऑन बोर्ड होके चलते हैं, वरना नतीजा वही होता है जो हमने ग्रीन लाइन में देखा कि 4 सीवरेज के बड़े कतर के पॉइंट्स जो हैं वो नागन चौरंगी पे नीचे दब गए हैं, क्योंकि सूबाई जो टेक्निकल स्टाफ था वो राब्ते में नहीं था। और अब उधर कोशिश की जा रही, क्योंकि एक दफा अगर जो है ग्रीन लाइन स्टार्ट हो गई तो फिर नहीं हो सकेगा काम। तो ये होते हैं नतीजे। अब ये भी बंडार आइलैंड पे जो है जो आइन है उसके खिलाफ अगर ये ऑर्डिनेंस लाएंगे तो हम नहीं होने देंगे। तो हम शरीक हो गए, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें क्या मसाइल हैं क्या नहीं। बेहतर होता कि वजीर आजम वापसी के वक्त लीडरशिप के खिलाफ जबान इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने जाते जाते अपनी अदा नहीं छोड़ी और अदालतें जो साबित नहीं कर सकें वो वही चीज कहते रहते हैं। आसिफ जरदारी को उनसे बड़े केस जो हैं वो खुद उन पर पार्टी फंडिंग की शक्ल में मौजूद हैं। तो इस तरह फिर इंटर-प्रोविंशियल हार्मनी नहीं हो सकती है और वफाक जो है वो सूबों के साथ अगर ये रवैया रखेगा सिर्फ इस बिना पे कि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ आना नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही रहेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे तमाम ही जितने भी पैनल में लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कंसेंसस के साथ तकरीबन कमोबेश सबकी यही राय थी कि जो कराची का सबसे बुनियादी मसला है और अगर हमने इस मसाइल को वाकई हल करना है तो कराची को आबादी के हवाले से भरपूर नुमाइंदगी देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।